नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर के 16 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जिसके बाद राज्यपाल ने गुरुओं के महत्व और शिक्षक शिक्षिकाओं की सेवाओं की सराहना की और मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके योगदान और मार्गदर्शन के महत्व पर जोर दिया। मैं सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम राज्य में प्रत्येक वर्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा में नवाचार किया है, उत्कृष्टता प्राप्त की है और विद्यार्थियों का बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन किया है, उस कड़ी में शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और शैलेश मटियानी पुरस्कार उनको यहाँ पर दिया जाता है। उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। निश्चित रूप से ये सभी शिक्षक आने वाले समय में अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा देने वाले हमारे गुरुजन हैं, शिक्षकगण हैं, उन सभी का एक रोल मॉडल बनेंगे। उनका लिए एक आदर्श उनके जीवन का उनके लिए पाथेय का काम करेगा। और बहुत सारे नवाचार आज शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है और शिक्षा में सुधार अनवरत रूप से हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो देश का सबसे प्रभावी नकल कानून राज्य के अंदर लागू करना हो, जिसके लागू होने के बाद 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक हमारे सभी नौजवान युवा प्राप्त करने में जिनको सफलता मिली है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक शिक्षा में जो विधेयक सुधार का हम लेकर आए हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का काम करेगा, पारदर्शिता लाएगा, सबको शिक्षा का अधिकार इसको भी चरितार्थ करेगा। पारदर्शिता शिक्षा में आएगी और क्वालिटी एजुकेशन भी जो है हमारे छात्र छात्राओं को मिलेगी। और इसके लिए हमने विधेयक के रूप में विधानसभा में वो विधेयक पारित हो चुका है और 1 जुलाई 2026 से ऐसे जो शिक्षा के संस्थान हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जिनको मान्यता नहीं होगी, मान्यता शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएंगे, उनको पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। और गर्व हो रहा है कि उत्तराखंड के पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर आज हमारे 16 शिक्षकों को पुरस्कार दिया है। शैलेश मटियानी जी के नाम से जो पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का बहुत सुंदर तरीका है। आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है कि किस प्रकार शिक्षा के एजुकेशन के थ्रू 2047 के अंदर में जो हमने संकल्प लिया है, राष्ट्ररूपी परिवार ने, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु। देखिए कितना सुंदर बात है कि आज गुरुओं को सम्मान किया है और पूरा परिवार ऐसा लगता है बड़े नेचुरल तरीके से विश्व गुरु का स्थान अवश्य प्राप्त करेगा। आज बहुत ही सुंदर तरीके से ये भी एक एनालाइज किया गया कि किस प्रकार से पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, मेटावर्स और इन सब के किस प्रकार से शिक्षा के अंदर में एक नया स्थान, एक नया बदलाव आ रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसके अंदर में गुरु द्रोणाचार्य जी जो उन्होंने एक शिक्षा का दीपक जलाया था और इसके अलावा हिस्टोरिकली उत्तराखंड एक एजुकेशन हब रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज के दिन भी जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे विद्यालय शिक्षा और उसकी जो प्राथमिकता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया है और एक क्रांतिकारी स्टेप के मुताबिक किस प्रकार हमारे स्टूडेंट्स को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है।
उधर देहरादून में जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने आज शपथ ली और बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस की जीत को नैतिकता की जीत बताया। और क्योंकि अकेला जिला है कांग्रेस के लिए, आपका बतौर उपाध्यक्ष अब आगे सोचना क्या है? देखिए, स्वाभाविक बात है, उपाध्यक्ष बना हूँ। सरकार नहीं चाहती थी कि हम कुछ बन पाए, बहुत रोकने का प्रयास करा, लेकिन कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता दृढ़ निश्चय के साथ ये मान के चला था कि सूबे जिले में कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्षा और उपाध्यक्ष बनेगा। और अब हम सबको साथ लेके, डेमोक्रेसी है, हम सबको सत्ता को, विपक्ष को, सबको साथ लेके विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबके साथ बैठ के एक मैप ड्रॉ करेंगे कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे हमने कार्य करने हैं, महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कार्य करने हैं और किसानों के हितों के लिए कार्य करने हैं और जो सड़कें हैं उनका जो आगे विकास करना है हम लोगों को, और कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है। देखिए, राजधानी देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष में हमें बड़ी जीत हासिल हुई है और एक ऐतिहासिक जीत भी कहूँगा। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में पंचायती चुनाव में जनादेश मिला, लेकिन भाजपा ने धन बल का इस्तेमाल किया, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया, सरकार का सीधा दखल रहा और बाहुबल का इस्तेमाल भी किया। उसके बावजूद प्रदेश की आवाम ने, ग्रामीण क्षेत्र की महान जनता ने भाजपा को नकार दिया है। ये हमारी नैतिक जीत है और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि भाजपा बुरी तरह पराजित हुई है। भाजपा का अहंकार टूटा है और बदलाव चाहती है प्रदेश की जनता। पूरे प्रदेश में जो माहौल दिख रहा है, जिस तरह से नैनीताल में सरेआम जो हुआ, अपहरण किया गया, उत्तराखंड की संस्कृति जो है, उत्तराखंड का जो शांत वातावरण रहा है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। एक नई गन कल्चर को भाजपा ने की शुरुआत की है। उधर उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रीतम सिंह को आगामी चुनावों के लिए नेतृत्व का दावेदार बताया है। और साथ ही बता दें आपको कि प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस 10 साल बाद देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में सफल रही, जिसके चलते कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उनके नेतृत्व की पैरवी कर रहे हैं। वहीं प्रीतम सिंह ने सभी सफलता का जो सफल कांग्रेस संगठन को समर्पित की। यही नहीं ठहरने। मैं आज सुबह मैंने कहा भैया जरा दूध में ब्राउन बीटा भी डाल दो ताकि मुझे जरा सा ताकत मिले। उस ताकत मैं प्रीतम सिंह की तरफ ट्रांसफर करना चाहता हूँ। उस ताकत को जो है मैं चाहता हूँ अब देहरादून से केवल जिला पंचायती में नहीं, जिस तरीके से 2002 में कांग्रेस का परचम लहराया था सभी विधानसभाओं में, उसी तरीके से फिर से परचम लहराना चाहिए। और वो परचम लहराने के झंडे की अगुवाई करने का काम, यशपाल जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी हमारी भावना यह है कि उसको काम को प्रीतम करें। और हम आप सबके सामने कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं और यशपाल जी की तरफ से भी, और क्योंकि कांग्रेस का बूढ़ा आदमी हूं तो मैं सबकी तरफ से भी कह सकता हूं कि जो है इस काम को प्रीतम को करना है, एकजुट होना चाहिए। और प्रीतम सिंह जी को लेके आपने भी कहा, हरीश रावत ने भी कहा कि एक कोई फेस तय होना चाहिए। आप देखिए प्रीतम सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, उनका दीर्घकालिक अनुभव भी है, संगठन में भी उन्होंने काम किया है, सरकार में भी उन्होंने काम किया है
तो हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर आगे 2027 के लिए एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ, भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम आगे आएँ। और निश्चित रूप से आदरणीय हरीश रावत जी हों, आदरणीय प्रीतम सिंह जी हों, हमारे गणेश गोध्याल जी हों, ये सभी वरिष्ठ नेता हैं। हमें चाहते हैं कि हम सब मिलकर काम करें और नेतृत्व संभालें हमारे साथी लोग। आप नेता विपक्ष रहे, तो अब 27 के लिए आप तैयार हैं कि अगर आपको पार्टी मानती है कि आपके नेतृत्व में पार्टी में चलना चाहिए? नहीं, देखिए, देहरादून के मैं कांग्रेस के एक एक साथी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, एक एक साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एक एक साथी ने पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ कांग्रेस को जिताने का काम किया है। मैं आभारी हूँ हरीश रावत जी का, यशपाल आर्य जी का, कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे जो है इस जीत के लिए श्रेय देने का काम किया, तो मैं कहना चाहूँगा ये श्रेय मेरे को नहीं बल्कि कांग्रेस के एक साथी को मिलना चाहिए। और कांग्रेस के साथी ने मेहनत करके इस जीत को जो है आसान करने का काम किया है। नहीं, पर आप ये माने तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने मंच से कहा कि भाई प्रीतम सिंह जी ने जिस तरह से अब एक माहौल बनाया, ये माहौल पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। और मैं यशपाल आर्य से कहता हूँ, मैं खुद सबसे पीछे में खड़ा रहूंगा और सब लोग नेतृत्व के लिए सभी लोग पीछे आए। हालांकि चेहरे को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नेतृत्व तय होना चाहिए और एकजुट होकर हम सबको चलना चाहिए। आपका बतौर प्रदेश अध्यक्ष क्या मानना है? देखिए, वो पार्टी के बूढ़े हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, और उनकी राय पे पार्टी को काम करना भी चाहिए। 50-55 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है और हम सब लोग उनके राय को तवज्जो देनी चाहिए और जो पार्टी के हित में है वो करना चाहिए। उधर आपको बता दें कि रुड़की आईआईटी के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 2614 स्नातकों को उपाधियां प्रदान की और साथ ही उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की 240 स्टार्टअप्स के माध्यम से देश में स्टार्टअप आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अपने संस्थान के उत्कृष्टता केंद्रों और वाइब्रेंट विलेज पहलों की सराहना की। संस्थान से अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद बहुत ही खुशी का पल है। मेरा नाम हर्ष गुप्ता है और मैंने इस संस्थान से बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है। इस संस्थान में आने से पहले मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ नहीं था, पर यहाँ आने के बाद मैंने टेबल टेनिस सीखा और लॉन टेनिस सीखा, स्विमिंग सीखी। तो इस संस्थान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ मैं अपने दोस्तों से, अपने सीनियरों से बहुत कुछ सीखा है। इस संस्थान से जाने के बाद हम बहुत ही खुश हैं कि हम बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से। तो इस संस्थान लोगों के जीवन को परिवर्तित करता है, उन लोगों को बहुत कुछ सिखाता है जो हमारे जीवन में बहुत काम आता है। चाहूँगा बधाई के पात्र हैं हमारे डायरेक्टर डॉक्टर पंत, हमारे बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर रेड्डी, वो भी यहाँ आए हुए हैं, हमारे डॉक्टर कलसी डिप्टी डायरेक्टर। एक कॉन्वोकेशन और दीक्षांत समारोह का यहाँ पर आयोजन था और हम सब के लिए ये एक ऐसा संस्थान है जो जिसके साथ इतिहास जुड़ा है भारत का, ना केवल स्वतंत्रता के बाद का बल्कि पहले का भी। तो बोथ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान का, और जिसकी एक अपनी गरिमा रही, अपनी एस्टीम रही, और अब तो उसको आईआईटी कहा जाता है। लेकिन जिस कंसिस्टेंसी के साथ, जिस निरंतरता के साथ उन्होंने अपना एक स्तर बनाए रखा है, उसका सबसे नवीनतम परिणाम हमें कल मिला, प्रमाण, जबकि कल शाम को ही जो NIF का रैंकिंग रिलीज़ हुआ है उसमें भी ये 6ठे दर्जे पर लगातार कई बरसों से चले आ रहे हैं। और इस संस्थान की एक ये खासियत है कि बड़े वर्सेटाइल डिपार्टमेंट्स हैं और ख़ास तौर से चूँकि हिमालय के क्षेत्र में ये स्थित है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इत्यादि में तो इनको महारत है ही। और आज जिस प्रकार के सूरत हाल से हम उत्तर भारत आप देख रहे हैं परिस्थितियाँ, उसमें इनका योगदान और इनकी भूमिका और विशेष हो जाती है और महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ हम डायरेक्टर साहब से ये भी, हम लोग हैं वो बीटेक की बैचलर्स की डिग्री है, कुछ केमिस्ट्री की डिग्री है, फिर IMT मास्टर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज की डिग्री है, डुअल डिग्री प्रोग्राम्स है, MTech के कोर्सेज हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रीज है। तो बहुत सारी डिग्रीज हैं, उनकी लिस्ट शायद आपको प्राप्त है। देखिए, सबके अलग अलग एम होंगे। हम लोग बहुत सारे डिफरेंट कल्चरल और डिफरेंट बेसिकली कहूँगा ब्रांचेस के लोग हैं, तो हर एक का एम अलग अलग होगा। कोई गवर्नमेंट के सोशल सर्विस में इन्वॉल्व होना चाहेगा, IT का एक अच्छा बेंच होता है रुड़की से,
और भाई कंसल्टिंग वगैरह में भी एक नया कल्चर रुड़की में जो डेवलप हुआ है, मैं बोलता हूँ कि उसकी अच्छी उम्मीद है फ्यूचर कि IIT आने के लिए तो जो अध्यापक अभी पढ़ाते हैं वो बहुत सक्षम है बच्चों को तैयार करने के लिए, तो उन्हीं को फॉलो करें। आप चुन लें कि जिससे पढ़ना है, एक बार आप बहुत खोज कर लें कि जिससे भी पढ़ना है, पर एक जन को पकड़ लें तो उन पर पूरा भरोसा करें, क्योंकि हर जन अपना बेस्ट देता है, तो इनकी बेस्ट स्ट्रेटेजी हो। उधर रुड़की बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने कैंप कार्यालय पर दर्जनों बार प्रभावित महिलाओं को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए और साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में जलभराव की समस्या जल्द सुलझाई जाएगी और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जलभराव पर गंभीरता से नजर रखें। साथ ही विधायक जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर और रुड़की की स्थिति से अवगत कराने की बात कही। जी लगातार ग्राउंड जीरो लेवल पे काम कर रहे हैं और सभी वार्ड क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि अधिकारी जो है इसका संज्ञान लें और तुरंत बारिश उठते ही पहले तो गड्ढे भर जाए सड़कों के और जो भी जिनका नुकसान हुआ उनको मुआवजे के रूप में मदद करी जाए, जिनके घर खराब हो गए उनको घर ठीक करा जाए और तुरंत ही राशन बांटा जा रहा है और मुआवजे के चेक भी बांटे जा रहे हैं। आपने देखा कि अभी जितने रुड़की में जिनका नुकसान हुआ, जिनके घर में पानी भरा, जिनके चूल्हा बर्तन खराब हो गए, बिस्तर खराब हो गए, उनको तुरंत मुआवजा दिया जा रहा है और मैं सोचता हूँ कि बहुत तेज़ी से सरकार काम कर रही है और जो भी समस्या है, जो भी आपदा है उससे निपटा जाएगा और जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा। देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ता, मेरा जो लक्ष्य है वो काम करना है, जनता को जो वोट लिया है उसका लाभ मिले, उसका काम कर रहे हैं। लगातार सब सर्वे चल रहा है, मास्टर प्लान भी जारी हो चुका है, उस पर काम करा जाएगा। लगातार नालों का निर्माण पहले भी हुआ और आगे भी होगा और मैं सोचता हूँ कि जितना काम पिछले 10, 15, 20 साल में हुआ आपने देखा धरातल पे। उधर हरिद्वार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई जारी है। बता दें आपको कि मामला सलेमपुर का है, जहां पर शिकायत होने पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण रोक दिया। इसी को लेकर उप जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी तरह का जो निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखेगा, साथ ही ताकि कब्जाधारियों को रोका जा सके। देखिए, हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि सलेमपुर में खसरा नंबर 1804 में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो इसके संबंध में हमने वहाँ पे टीम भेजी थी और ये पाया गया कि वहाँ पे निर्माण हो रहा था। तो चूंकि खसरा नंबर 1804 में सरकारी भूमि भी है और लोगों की व्यक्तिगत भूमि भी है, तो इसकी डिटेल जांच के लिए हमने आदेश दिए हैं। डिटेल पे जांच की जाएगी, उसके बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि सरकार की जो जमीन है वो सुरक्षित रहे। देखिए, लगातार हमने सभी लेखपालों को ये डायरेक्शन दिए हुए हैं कि जहाँ भी ऐसे एनक्रोचमेंट के मामले हैं वो हमें इसको अवगत कराएं और उस पर हम लोग एक अभियान चलाकर सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटवाएंगे। उधर हरिद्वार में जुलूस को लेकर बालाजी मंदिर मार्ग पर हिंदू संगठन और मुस्लिम समाज के बीच हंगामा हो गया। बता दें कि जुलूस बिना अनुमति निकाला गया था, जिसके कारण विवाद बढ़ा। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया गया और इसी कड़ी में हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कुछ जो है बाहर से आए मुसलमान, कुछ यहाँ के लोकल मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के जुलूस के बहाने से बालाजी धाम पर इन्होंने चढ़ाई करने की योजना बनाई और इसी के कारण से उन्होंने क्या काम करा, चालाकी से कुछ महिलाओं को आगे कर दिया, पुरुष लोग पीछे रहे और महिलाओं के हाथ में डंडा था। और ये देख करके यहाँ मोहल्ले पड़ोस के अपने हिंदू सब निकल आए और पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अवैध जुलूस को तत्काल रोका है और उन्होंने वापस किया है। बिना परमिशन के जुलूस के बहाने उनका इरादा बालाजी धाम पर कोई हमला करने का हो सकता है। उधर आपको बता दें कि मसूरी में युवा लेखक राज और राघव बिजुलवान ने दरअसल अपनी चौथी पुस्तक द इकोज ऑफ लंठौर ए रेजोनेट लॉन्गिंग का विमोचन किया। इस दौरान पुस्तक में मसूरी के बढ़ते अवैध निर्माण, प्रदूषण और बेतरतीब विकास को कविताओं के माध्यम से उजागर किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंची नगर पालिका अध्यक्ष
मीरा सकलानी ने लेखकों की प्रशंसा की और कहा कि मसूरी की सांस्कृतिक धरोहर बचाने की जिम्मेदारी सभी की है। उधर आपको बता दें कि मसूरी में शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य कराटे अकादमी ने दरअसल खेल प्रतिभाओं का सम्मान किया। जिले, राज्य और साथ ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले 23 बालक और बालिका खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल थे। मैं सबसे पहले तो राज और राघव को बधाई देना चाहूँगी कि आज जब हम देखते हैं कि 60% परिवार, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के जो चिंतित रहते हैं कि बच्चे आज का युवा जो जिस तरीके से नशे की लत में जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ये प्रेरणा लेने की बात है इन बच्चों से, राज और राघव से, कि इस उम्र में वो एक लेखनी के माध्यम से इस शहर की दिशा और दशा के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या शहर था और क्या होना चाहिए था और किस तरीके का हो गया है, इस पे बहुत अच्छी तरीके से उनका जो ये पुस्तक निकली है, मैं उसके लिए बधाई देना चाहूँगी। और मैं उम्मीद करूँगी कि ये पुस्तक शहर के हर आम जन तक पहुँचे, ताकि इस पुस्तक के माध्यम से वो इस शहर के प्रति जो एक जिम्मेदारी एक नागरिक की होनी चाहिए, उसको बखूबी समझे। बदल रही है और अब मैं मानता हूँ कि जब ये बदलती हुई मसूरी पे हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि मसूरी को कुछ दें। और ये कैसे देंगे? हम अपना कर्तव्य का पालन करके देंगे। तो जो हमारी किताब है द एकोज ऑफ लैंडौर, उसमें हमने बार बार ये जिक्र किया है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जानना होगा कि समय अब ऑलरेडी जो एक समय होता है वो बीत चुका है। अब समय ऐसा आ गया है कि हमारे जो कर्तव्य है मसूरी का, जो मसूरी का जनमानस का कर्तव्य है, उसे निभाना होगा। और जो मसूरी जिस तरह से बदल रही है, जो पहाड़ों की रानी कहा जा रहा था, वो गौरव अब एक तरीके से विलुप्त हो रहा जा रहा है। उस जो हानि हुई है मसूरी को, उसको हमें अपने कंधों पर लेना होगा और वापस पहाड़ों की रानी बनाना होगा। देखिए, मसूरी जो थी पहाड़ों की रानी थी, अब वो कंक्रीट की रानी बन चुकी है। तो मैं ये मानूंगा कि जी हाँ, डेवलपमेंट, विकास होना ज़रूरी है, बिल्डिंग्स बनेंगी, किंतु एक तरह का एक लिमिट होना चाहिए, संतुलन होना बहुत आवश्यक है। बिना संतुलन के मसूरी खत्म हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।